अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका चिब्बा में मौजूद हैं, जहां पे एक खातून के साथ इंतहाई जुल्म हुआ है। उस जुल्म की दास्तान को आज हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से उसके वालिद को मुबैना तौर पे कत्ल किया गया। उसके बाद उसके वालिद का जो घर था उस पर किस तरह से उसकी सौतेली माँ ने कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद इस खातून को किस तरह से दूसरे लोगों के साथ बेचती रही और बेचने के बाद इस सारी सूरत हाल को का सामना करने के बाद ये खातून किस तरह से बचने के बाद इस वक्त एक किराए के मकान में अपने मामूजाद भाई की पनाह में मौजूद है। ये हम इससे जानेंगे और आपके सामने तमाम हक़ाइक़ रखेंगे कि किस तरह से इस पर जुल्म होते रहे। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम फैसलाबाद के इलाका चिब्बा में मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ एक खातून है अपनी बेटी के साथ। इनके साथ जो जुल्म हुआ है वो आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे और एक मुख्तसर सी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूँ इनकी कि इनकी शादी अपने रिश्तेदारों की तरफ ही हुई थी, अपनी मासी या खाला की तरफ हुई थी। और जब इनकी शादी हुई तो इनकी वालदा उससे पहले वफ़ात पा चुकी थी और इनके वालिद जो हैं उन्होंने एक और शादी दूसरी यानी कि की थी। ये अपनी सुतेली माँ के पास रहती थी और सुतेली माँ की मौजूदगी में ही इनकी खालाजाद बेटे के साथ इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इनके यहाँ 2 बेटियाँ हुईं और 2 बेटियों के बाद जो खालाजाद बेटा था उसने इनको तलाक दे दी और एक नई शादी उसने रचा ली। उसके बाद ये जब वापस आई तो सौतेली माँ ही उस घर में मौजूद थी और इनके वालिद भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इन्होंने अपने वालिद से तकाज़ा किया कि मेरी अब 2 बेटियाँ हैं, तलाक मुझे हो चुकी है, ये जो मकान 8 मरले का है इसमें से मुझे हिस्सा दे दें आप, और मैं अपनी जो बेटियाँ हैं उनको लेके मेहनत करके मजदूरी करके मैं इनको पाल लूँगी, आप मुझे इस मकान में से जितना आप देना चाहते हैं वो आप दे दें। इनके वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही एक हिबानामा जो है वो लिखा स्टाम्प पेपर पे और वो इनके नाम पे इन्होंने वो मकान कर दिया। उसके बाद हुआ यूँ कि जो इनके वालिद साहब हैं वो एक एक्सीडेंट में, एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया और बकौल इनके वो हादसा जो था वो इनकी सौतेली माँ ने ख़ुद करवाया। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, उन्होंने मर्डर के लिए सुपारी दी किसी को और इस तरह से अचानक से ही उनका एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। लिहाजा वो जो इनके बाप था, जो इनके वाले साहब थे, उनका इंतकाल होने के बाद इनकी जो सपोर्ट थी थोड़ी बहुत इनके घर में वो भी जाती रही और आ जाके फिर वही बची जो इनकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ को फिर इन्होंने कहा कि मुझे हिस्सा चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और उन्होंने इनको निकाल बाहर किया। बल्कि निकाल बाहर करने के बाद जब ये जाना नहीं चाहती थी अपने घर से तो उन्होंने फिर इलियास जट नामी एक शख्स को इनको बेच दिया 20,000 रुपये में और ये फिर वहाँ पे उनकी कैद में रहने लगी। और उसके बाद फिर ये किस तरह से वहाँ से निकली और किस तरह से ये वापस आई और फिर मज़ीद इन्होंने एप्लीकेशंस देना शुरू की थाने में। इनके वकील साहब भी इनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और वो एप्लीकेशंस के जब हम देखते हैं कि वो एप्लीकेशंस दी गई थानों में तो उनका रद्द-ए-अमल क्या हुआ, क्या इनका कोई अजाला किया गया, क्या किसी थाने के एसएचओ ने इनकी रुदात सुनी, क्या उसके ऊपर पर्चा काटा गया, क्या जो सिविल मैटर का जो सूट फाइल किया गया था उसके रद्द-ए-अमल में क्या हुआ, और अब जो इनका जो वो मकान है जो 8 मरले का है वो किसके कब्ज़े में है, अब तक उसके ऊपर क्या कुछ बन चुका है, उसमें मज़ीद क्या जो है वो मकान बनाया गया है, दुकानें बनाई गई हैं या वहाँ पे इस वक्त क्या मौजूद है ये भी जानना ज़रूरी है। वो इस वक्त किसके कब्ज़ा में है ये भी जानना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ जो एक और एंगल है वो ये है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो खुड़ियावाला में मौजूद है। उस ग्रुप के जो आप देख लीजिए कि इस एप्लीकेशन में वो एक तरह से वो ग्रुप ही इनका मुखालिफ है और उस पूरे ग्रुप ने इनको आगे लगा के रखा है। तो ये एक मुख्तसर सी कहानी थी जो हमने आपके सामने रखी है। अब हम इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने शुरू ये कहाँ से हुआ सारा कुछ और अब ये सूरत हाल क्या है। इनके वकील साहब से भी बात करेंगे। इस वक्त ये अपने मामूजाद भाई के यहाँ पनाह गुज़री हैं और यहाँ पे ये रह रही हैं क्योंकि इनकी जान को भी ख़तरा है उसी रुखसाना नामी ख़ातून से कि जो इस वक्त जो है वो इनकी पहुँच से बाहर है और उनसे रब्ता करना भी मुमकिन नहीं है। तो अब हम इनसे जान लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं। ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उनसे रब्ता होना मुमकिन हुआ तो उनसे भी बात की जाए, लेकिन अगर उनसे रब्ता ही मुमकिन नहीं है तो फिर उनसे बात करना भी मुमकिन नहीं होगा। नाम क्या है आपका? बिल्किस। अच्छा,
आप मुझे ये बताएं कि आपकी वालिदा जो हैं वो आपकी शादी से कितना अरसा पहले वफ़ात पा गई थी? वही 12 साल हो गए थे। 12 साल। और आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? वही 5-6 साल हो गए हैं। यानी कि आपकी शादी जो है वो आपकी वालिदा के तकरीबन 6 साल बाद हुई। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके कोई बहन भाई भी हैं? नहीं। इकलौती थी आप? हाँ जी। ठीक है। और आपकी जो वालिदा थी, जो सगी वालिदा हैं, हाँ जी। उनके साथ आपके वालिद साहब का जो रवैया था या उस वक्त सलूक था वो ठीक होता ठीक था। हाँ जी। ठीक था। हाँ जी। अच्छा, ये जो दूसरी शादी आपके वालिद साहब ने की है, हाँ जी। ये आपकी पहली वालिदा की मौजूदगी में ही कर ली थी या बाद में की थी? हाँ जी। हाँ जी, पहले की थी। हाँ जी। बाद में की हाँ है? जी, बाद में। हाँ जी। मतलब जब तक आपकी वालिदा जिंदा थी उस वक्त उन्होंने नहीं, शादी नहीं की थी, नहीं, बाद नहीं। में की? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो दूसरी आपकी सौतेली माँ है, हाँ जी। इनका आपके साथ रवैया कैसा था जब आपकी शादी नहीं हुई थी? हाँ जी, रवैया सही नहीं थी। मतलब क्या था वो थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, अच्छा नहीं सलूक करते। मारती हाँ थी? जी, मारते पीटते थे। हाँ जी। मारती पीटती हाँ थी? जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी शादी जब आपके खालाजाद बेटे के साथ हुई हाँ जी। तो उस वक्त आपकी सौतेली माँ जो है वो वहीं उसी घर में मौजूद थी? हाँ जी, उन्होंने आपकी थी शादी। हाँ जी। ठीक है। और आपको कुछ जहेज वगैरह भी दिया गया बना हाँ के? जी, सामान। हाँ जी। वो आपके वालिद साहब ने बना के दिया? हाँ जी। ठीक है। और उसमें फिर ये जो आपकी सौतेली माँ है, ये शादी में इसका क्या किरदार था? इसने जिस तरह से माएँ करती हैं उस तरह से इसने शादी की आपकी, या हाँ बस जान छुड़ाई? हाँ जी, वैसे सही की थी शादी। सही की हाँ थी जी। शादी? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ जब आप अपने घर चली गई? ये 2 हाँ बेटियां जी, हुई, क्या था उसका? मैं शोहर ने क्या 2 बेटियां हो गई हैं तो उन्हें फिर तलाक दे दी। और बेटियों की वजह से तलाक दी हाँ जी, उसने? 2 बेटियां उन्होंने की हो गई। मैं कहा कोई नहीं, अल्लाह मियाँ बेटा भी होने दूंगा। यानी कि वो चाहते थे कि जी। बेटा हो? हाँ जी, तो उन्होंने फिर 2 उन्होंने कहा नहीं, उन्हें शोहर का तो वहाँ पे और कौन कौन था? नहीं, मतलब ये खाला आपको, सी। हाँ जी। वैसे आपको ये पता है कि ये बेटा होना या बेटी होना जो है इसमें माँ का कोई किरदार नहीं होता, इसमें बाप का अमल दखल होता है, ये पता है आपको इसका? उनको नहीं पता था इस बात का? हाँ जी, पता है, लेकिन उन्होंने क्या नहीं है, तलाक। बेटियां हो गई हैं हाँ उनमें? जी। फिर की पता हो, फिर दोबारा फिर बेटी होनी हम्म। तो ऐसे ही तलाक दे दी। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे हमने एक एंगल के साथ जिसमें कर रहे हैं उसमें इनका मकान जो है वो हड़प लिया गया, लेकिन ये दूसरा बड़ा अलमिया हमारे मुआशरे का ये है कि इनको जो तलाक हुई है उसकी वजह ये है कि 2 बेटियां हो गई थी और इनके जो ससुराल वाले हैं उनका मानना ये है कि कहीं तीसरी बेटी ना हो जाए, तो वो एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो उन्होंने इनको तलाक दे दी। तो आपने उस वक्त को मिन्नत समाजत की थी हाँ कि मुझे जी। तलाक ना दें? हाँ जी, मैं वो मिनट तक ध्यान को दे, पैर भी पड़े थे, मैं मेरे कोई ना छोड़े, उन्होंने ये तलाक दी। फिर भी तलाक दे दी? ठीक है। और उसके बाद आप अपनी बेटियां लेके अपने वालिद के घर दोबारा वापस आ हाँ गए? जी। और कितना अरसा आपकी शादी रही? कितना अरसा तक, मतलब शादी के बाद कितना अरसा आप अपने शोहर के घर में रही हैं? 5-6 साल हो गए शादी में। तो फिर जो शिला खान वास्ते आई सी, समझ में ना आया, मेरे बुनी क्या ले जा अपनी बच्चियां दोनों, फिर लैनी है तलाक दे दी। उन्होंने तिन्ने कट्ठियां 3 तलाकां दे दी। ठीक है। तो मैं कहा मैं ना छड़े, मेरा कोई भी है नहीं। नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि वापस आ गई आप, तो उसके बाद फिर आपकी जो सौतेली माँ थी उसका आपके साथ क्या रवैया हाँ था? जी, रवैया ने जैसे ही ना वो कहते थे वो ये शादी कर, मैं कहा मैं वो शादी नहीं करूँगी। उन्होंने आगे 2 बच्चियाँ करके छाड़ता, मैं नहीं शादी करूँगी, थोड़ी मेहनत कर दी ना, मैं इनका करो मैंने। तो फिर कहती अच्छा नहीं करूँगी, मैं कहा नहीं शादी करूँगी। फिर मेरा रवैया ने जैसे मैं कहा बुझी, मैंने रोज़ लड़ाई कर दी, मैंने मार दी, कोई 2 डब्बा मांगे ता मेरे मुके मार दी, चली बच्चियों ने मार दी। तो जद्दा मैंने हिस्सा दे दो, थोड़ी मेहनत कर दी। आपने कहा कि हिस्सा दे दें, ये आपको मारती है? बहुत मैंने मार दी, मेरी बच्चियों ने मार दी है। तो मेरे को नहीं, तुझे आधे कंध पा दो, मैंने दरवाजा मेरा बखरा ला दो, मैं मेहनत करके उसे आ जाया करूँगी। हैं चलो ना मैंने मारू, कहते अच्छा मुझे मार दे। फिर मैं चोरी सामने जाकर दस हाजी तालों में, और चोरी से मैं आ तुम इंदा करके अबू जी ने मेरे साथ के ना तो अद्धी जगह मैंने लै दो, कंध दीवार में पा दो। तो रोज़ मैंने कोटदी है, मैं कितने जावां, मेरा भरा है नहीं, मैं किहनूं दसां जाके, मेरा मामे भी है नहीं, मासी भी कोई नहीं मेरा। तो उन्हें कहा ठीक है। फिर उन्होंने फैसला करता, उन्हें कहा ठीक है धी जतीम धी रोंदी है दे अद्धी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर आन के मेरी सौतेली मां ने सुनाता, उन्होंने फैसला भी कहता ना चौधरी साहब ने फैसला किया अद्धी जगह इन्हें दे दे। ठीक है, लेकिन वो नहीं मानी? हाँ जी, उन्हें कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं देना।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ पैसे कितने लेने तू उन्होंने कहा 50,000 रुपये लेना तो मैं मार दूँगा तो ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये जो इन्होंने बात सुनाई है, अगर आप ना समझ पाए हों तो इसमें इन्होंने कहा है कि जब मैं आ गई अपने घर, तलाक हो गई मुझे बेटियों की वजह से, तो उसके बाद मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे इसी घर में, ये अपने बाप की इकलौती औलाद थी, इन्होंने कहा कि मुझे घर के दरमियान में मुझे दीवार कर दें और एक सेपरेट जो दरवाज़ा है वो निकाल दे, मैं वहाँ पे रहती रहूँगी। तो बाद में फिर हुआ यूँ कि वो इनकी जो सौतेली माँ थी वो रजामंद नहीं थी इस पर, तो उसी इलाके का एक चौधरी था, चौधरी तालिब नामी, ये उनके पास गई और वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने उनसे कहा कि मेरे वालिद साहब को कहें कि मैं अकेली हूँ, तलाक हो गई है, मुझे मेरी बेटियाँ मेरे साथ हैं, तो इनको कहें कि मकान में से मुझे हिस्सा दे दें या दरमियान में से दीवार कर दें तो मैं सेपरेट रहना शुरू कर दूँगी। तो उस चौधरी ने फिर इनके बाप को कहा, तो इनके बाप ने आके इनकी सौतेली माँ को बताया कि इस तरह से चौधरी ने फ़ैसला किया है कि इसको आधा हिस्सा जो है, आधा मकान वो दे दिया जाए। लेकिन इनकी जो सौतेली माँ है वो इस पर रजामंद नहीं हुई और उसके बाद इनका कहना ये है कि वो दुकान में गई और जो इनके घर के साथ को मुंसलिक थी उस दुकान में जाके उन्होंने कॉल की किसी बंदे को कि जो मेरा खावंद है उसको कत्ल कर दें, और उसके एवज दूसरे बंदे ने जो है वो 50,000 का तकाजा किया। और उसके बाद फिर आगे इनके वालिद साहब के साथ क्या हुआ वो जानते हैं। फिर क्या हुआ फिर आपके वालिद साहब के साथ? हाँ उन्होंने कहा ठीक है मार, उन्होंने कहा भी तुझे मान लो गैस का ਹੁੰਦਾ वो तार के आओ जड़ा जा के आज ही तारे आओ वो गैस के मीटर हाँ के जी लिए मीटर के डिमांड हाँ जी नोटिस आया हुआ हाँ जी था। 50,000 और और तार आपकी सौतेली माँ ने आपके वालिद को कहा कि डिमांड नोटिस उतार के आएं। हाँ जी आज ही जाओ तारे के उन्होंने कहा ठीक तारे नहीं चले गए जे गए तो वो मोटर से पंप ते पेट्रोल उन्होंने पंप ते तेल पा के फिर जाने जड़ा ने ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਿਲ ਚੋਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਪਰ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਪੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਠਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਤੇ डेथ हो गई? हाँ जी डेथ लेकिन वो ले गए अस्पताल उन्होंने कहा डेथ उसे अस्पताल जाके हुई ठीक है लैट जी पता नहीं सिविल से ले गया ठीक है। अच्छा हाँ उसके जी। बाद फिर आपके हाथ से मकान भी जाता रहा जो था आपके हाँ वालिद की जी। वजह से, आपके हाँ वालिद जी। की डेथ हो गई। हाँ जी तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मेरी अम्मी जी ने कहा भी तू ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ मतलब हाँ जी, तुम हाँ भीख जी, मांगने लग हाँ जाओ। जी भीख मांगने चल जाऊंगी। ये देखें नाजरीन, मगर यहाँ पे जान- जुल्म की इंतहा ये है कि इनकी सौतेली माँ ने कहा कि मैं तुम्हें इस दुकान में से जो इनके घर के साथ मुंसलिक थी उसमें से भी कुछ नहीं दूंगी और ना ही मकान में से, और अगर अब तुमने अपनी बेटियों को पालना है तो उसका एक ही ज़रिया है कि तुम भीख मांगा करो और भीख मांगने पर जो भी तुम्हें मिल जाए पैसे उनसे तुम अपनी बेटियों का गुजारा किया करो। तो आपने फिर भीख मांगना शुरू किया? हाँ जी भीख मांग के ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। मैं कहनी मेरे सौदे मुके मैं अपना सौदे लैके आने मैं तुम मेरे जो पैसे आप दे लैके भीख मांग हाँ के जी लेके आती थी वो भी ले लेते हाँ थे? जी वही चंडा मार के ले लेंदी कहना ये मैं तुम मेरे पैसे दे सौदा बिच पाना ये तो मैं मांग के लैके आई कहनी नहीं उन्हें वही चंडा मार के ले लेने पैसे। ठीक है। ਤੇ उसके बाद ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਿਆਸ ਜੱਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਾਉਂਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲੈਣਾ 10 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ यानी कि, हाँ जी उसने इलियास जट ने ये कहा हाँ जी कि 10,000 रुपया मैं दूंगा, इसको बेच देते हैं, यानी कि आपको। हाँ जी भी और मेरी माँ सतेली ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10,000 ਮੈਨੂੰ ਦੇ 10 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर उन्होंने 10,000 में सेल किया या 20,000 में सेल किया? हाँ जी जो इलियास जट था उसको हाँ बेचने जी। के लिए 10,000 रुपये में कहा ना उसने। हाँ जी ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ हम्म। ਜਦੋਂ ਆਏ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਟੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸੋਟੇ ਫੇਰ ਤੇ ਕਾਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 2-3 ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਹਿ ਜੂ ਕਾਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਤੀਮ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਇੰਝ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅਮੀ ਨੇ 20,000 ਰੁਪये ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਗਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, इंज कह रही सन। यानी कि उसने कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ ने 20,000 रुपया ले लिया और उसने कहा कि आगे पठानों को बेच दो, भी इधर मेरे को ना लेके आयो, मेरे को जान छड़ाओ, मेरी ये तो दूर भेज दो, तुम नहीं रखनी तो कहाँ भेज दो, किस पठाना को। तो इंज कहा तो मेरी भैन नहीं हथ लाने बह जा कार च। मैं कहा ठीक फिर मैं बह नहीं, फिर मैं कार च बह गई, लाठियाँ ले गए, उत्थे 3 महीने रही उन्होंने घर। अच्छा, ये आपकी बेटी के बाजू पे क्या हुआ? हाँ जी, गाँव में स्कूल फिर सफाई का स्कूल अभी तनख्वाह लैन गई सी ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੀੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿਰ ਗਈ, हड्डी टूट, फ्रैक्चर हुआ? हाँ जी टूट गई हड्डी। ठीक है, तो अब ये किस तरह से मतलब पट्टी वगैरह करवाई है? पैसे आते हैं आपके पास? हाँ नहीं, वो गाँव के ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਹੱਡੀ ਟूट ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਨੇ ਬਾਈ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਡੀ ਟूट ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कोई फिक्र ना करे मेरे ਵੀਰੇ, मैं हुणे शाहकोट ले जाना, शाहकोट लगता। अच्छा, उसके बाद फिर आप जहाँ पे आपको कैद किया गया था या जहाँ पे आपको बेचा गया था वहाँ से कैसे निकली आप? ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਦੇ ਹੀ ਵੀ ਸੇ ਕਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਤੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਰਦੇ ਪੀਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਈ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੱਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਾਣਗੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਉਹ ਕਾਰ ਚਾਹੀ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਆ ਰੋਣ ਡਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਦੇ। आपने उनको बताया कि पहले मुझे इन्होंने खरीदा था, मुझे ये खरीद रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 10,000 ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ 10,000 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ 10 ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਗਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੜਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 20 ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ पढ़ना है। ये नाज़रीन मुख्तसर ये कि इनको ना एक के बाद दूसरे के पास बेचा जाता रहा और ये जिन भी मुश्किलात का सामना करती रहीं उसके बाद ये अब तक यहाँ पे पहुँची हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे एप्लीकेशंस दी हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने इदारों में पुलिस में दरख्वास्तें दी हुई हैं? हाँ जी फिर मैं नहीं पता, मेरे फिर ने किया, मैंने नहीं पता जाना। ठीक है, आपके मामूजाद ने करवाया? हाँ फिर जी, ये सारा? हाँ जी ठीक है। और अब तक जो भी एप्लीकेशंस आपकी हुई हैं, कोई मुलजिम आपके पकड़े गए हैं? आपकी सौतेली माँ पकड़ी गई है कोई, कि कोई नहीं पकड़ा गया? हाँ जी उन्होंने बुलाया जरा पता नहीं खोले वाले। ठीक है। हाँ जी उन्होंने मतलब केस की डिटेल जो है वो आपको समझ नहीं है? हाँ उसकी जी कि फिर क्या है? मैंने नहीं पता मेरे। अच्छा नाज़रीन, ये आपने इनकी कहानी जो है वो पूरी सुनी है। इनके वकील साहब इनके साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और उनसे हम जानते हैं कि अब तक पेशरफ्त क्या हुई है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस अब तक दी गई हैं और अब तक पेंडिंग क्या कुछ है, और जो मुल्ज़िमान हैं जिनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस दी जा रही हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, उनकी क्या राय सामने आई है, वो क्या चाहते हैं और इनका किस हद तक मौक़िफ़ जो है वो क्लियर है। जी, नाम क्या है आपका? राना इत्ज़ाज़ एहसन है। राना साहब, मुझे ये बताएं कि ये केस इनका सर आपके पास है? जी मैं डील करूँ। तो क्या सूरत हाल है? ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दास्तान है इनकी, तो इसमें अभी तक क्या कुछ हुआ है? हम जब ये हमारे पास आए हैं, हम इनको लेके CPO साहब के पास गए हैं, इन्हें इन पर्सन पेश किया है। पेश करने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी है। हमने पहले हमने दी जगह के मुतल्लिक। ठीक है, जब इनका मकान है जिसमें जो सौतेली माँ रहती। जी काबज़
वो दी है, वो लगी इधर SHO खुड़ियाम वाले के पास। SHO ने आगे वो कि तफ्तीशी था अब्दुल स्तार SI, उसको मार कर दी। उसने दोनों पार्टियों को बुलाया, इनको भी बुलाया, हमें भी बुलाया, वो दूसरी पार्टी को भी बुलाया, पर वो भी उनसे साजबाज था, वो पैसे वाले लोग थे, तो उन्होंने हमें सारा दिन बैठाई रखना। उन्हें वो कह ले कि वो भारी रिश्वत ली थी उनसे, उन्हें पूरा रिलीफ दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा ज़्यादती है जिसकी इंतहा नहीं। फिर मैंने दूसरी एप्लीकेशन दी इसके वालिद साहब की। इसने मुझे बताया कि मैंने दरवाजे के बाहर सुना खुद कि मेरी वालदा ये सारा इसके मर्डर का प्लान बना रही है। मैंने अपने कानों से सुना। फिर हमने वो सारी एप्लीकेशन फिर CPO साहब को दी। CPO साहब ने वो दरख्वास्त भी DSP साहब के पास लगा दी। वो DSP साहब ने आगे उसी तफ्तीशी के पास वो दरख्वास्त मार कर दी अब्दुल स्तार। उसने आज तक हमें फ़ोन करके नहीं बुलाया। मर्डर का मैटर है, उसने आज तक हमें फ़ोन करके नहीं बुलाया। फिर हमने क्या किया, हमने फिर बाद में हमने तंग आके पुलिस वालों से हमने फिर अदालत का रास्ता अख्तियार किया। हमने 2 पिटीशन दायर की, एक वो कब्ज़े वाली और दूसरी इसके वालिद के मर्डर वाली। वो इस टाइम वो राना शौकत साहब है, एडिशनल सेशन जज जड़ा वाले, उनके पास ज़ेर समाअत है। ठीक है। उसके बाद इसकी बच्ची की हमने एक दावा दायर किया है, वो इधर फैसलाबाद में ज़ेर समाअत है। वो दावा जो है वो इनकी बच्चियों के खर्चे के लिए जी, किया खर्चे हुआ के है? लिए। अच्छा, तो अभी तक जो है वो दरमियान में सब कुछ लटका हुआ है। पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो मर्डर की बात कर रही हैं, इसमें सदाकत आपको कितनी लगती है कि इन्होंने कहा जी कि मैंने सुना था और उसके बाद वो मिल में से एक ट्रक निकला और उसके नीचे आ गए इनके वालिद साहब, तो उसमें क्या था? उसमें ये है कि देखें, वो जो सा इसके वालिद साहब का मर्डर का वो डेथ सर्टिफिकेट बना है, हम गए हैं उधर खुड़ियाम वाले, वो खुड़ियाम वाला से हमने वो डेथ सर्टिफिकेट निकाला है। उसमें हमने देखा है कि वो उसकी सतीली माँ की तरफ से बना ही नहीं है, वो बना है कोई असलम नामी बंदा है, वो शेखपुरे से बिलोंग करता है, उसने बनाया हुआ जी, उसने जनाजा अटेंड किया था। दूसरे नंबर पर यह है कि देखिए, एक एक्सीडेंट भी जब होता है, किसी ने उसको मारा, उसमें नेगलिजेंस देखनी होती है ना। वो नेगलिजेंस में देखे वो कोई दफ़ा नहीं लगाई, कोई छानबीन नहीं, कोई किसी तरह का भी किसी ने पूछा तक भी नहीं। ठीक है। इसको उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने वालिद का मुंह भी हमने देखने देना। ठीक है। तुम इधर गाड़ी रहो, इसको बंद कर दिया, कैद कर दिया, ये उधर ही रही है। किसी ने कोई FIR नहीं। वो देखे मिल का ट्रक था, बिस्मिल्लाह मिल है, उसका ट्रक है, उधर कैमरे लगे हुए हैं, सारी छानबीन होनी चाहिए थी। सिर्फ इसको छुपाने के लिए ये प्री प्लान था, मर्डर था, कि उसने 50,000 रुपये सुपारी दी हुई थी। ठीक है। वो एक मियाँ यूब है, एक पंजाब होटल वाला है, उसको मकुआने रोड पे है। ये सारे गैंग है। इन्होंने गैंग के सारों ने एक प्लानिंग की है। प्लानिंग करके पहले इन्होंने इस मकान पे काबज होना था और इसके वालिद की डेथ होनी तो उसने काबज होना था ना, उसको रास्ते से निकाल कर उन्होंने उसकी डेथ कर। अच्छा, उसके बाद फिर इनके वालिद की तो डेथ हो गई, वो जो मकान था वो उन्होंने अपने नाम पे कैसे लगवाया, आगे कैसे बेचा, वो क्या हुआ? इस तरह हम जब इसके मकान के पास गए हैं, उन्होंने कागजात देखे हैं सारे, वो हिब्बा हुआ था। हिब्बा उसको कह रही है कि इसने अपनी डेथ से पहले 3 माह पहले ये हिब्बा मेरे नाम कर दिया था मकान जी, जो सा हिब्बा के। नहीं, वो तो आप भी जानते हैं कि सारा मकान तो अगर वो है तो वो भी 1/3 हिब्बा हो सकता है, 1/3 तो वैसे भी वो ये नहीं हो सकता। जी, हमने उनसे बात की है। वो उसने हमें ना वो आगे बेचा है मियाँ यूब को। मियाँ यूब कहता है कि मैंने ये जगह इससे 19 लाख रुपए इसको दे के ये जगह खरीदी है। अगर उस जगह की वैल्यू देखे जाए वो 40-50 लाख रुपए की जगह है, उसने किस तरह 19 लाख की वो जगह दे दी है। ठीक है। हमने वो कागजात चेक किए हैं। वो अकलौती बेटी है, अपनी अकलौती बेटी को छोड़ के वो अपने बीवी के ना किस तरह हिब्बा कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। ठीक है। नहीं, वो हो ही नहीं सकता, वैसे सिरे से 1/3 हो सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, उस हिब्बा को चैलेंज नहीं किया जी? वो भी हमने किया जी चैलेंज। वो हमने वो भी उसका सूट फाइल कर दिया इधर सिविल जज में, सीनियर सिविल जज के पास, वो भी दायर कर दिया। ठीक है। अच्छा, और अब ये जो अयूब साहब हैं और जो बाकी वहाँ पे जो आप पंजाब होटल वगैरह वाला जो सारा गैंग बता रहे हैं, जी, ये अब कोई डील करने के चक्कर में हैं? क्या चाहते हैं ये हमें इनके फ़ोन आ रहे हैं, ये हमें ये कह रहे हैं कि ये जो से आप ये कब्र को शाही कर रहे हैं, ये जो सी आप दरख्वास्तबाजी कर रहे हैं, ये जो आपने ये किए हुए हैं केस, ये सब वापस ले लें। मैं मकान पे अपना 15-20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ। आप मुझे जो पैसे बनते हैं ना, हमसे बार्गेनिंग कर लें, हम आपको वो पैसे दे देते हैं। हाँ, आप बीच में से निकल जाए। ठीक है। हम आप ये देखें, बेवा भी है, यतीम भी है, मस्कीन भी है, ना इसका कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई अजीज़ है, ये सिर्फ ये खालाजाद मामूजाद भाई है, ये सिर्फ इसका साथ दे रहा है, बस इसके अलावा और कोई नहीं।
और अभी ये जहाँ पर रह रही हैं ये भी रेंट पे ही है जगह? जी रेंट पे ही। रेंट पे ही है। ये सहारे के तौर पे ही है ना। देखिए इसने अब मामूजाद भाई ये भी शादीशुदा है, इसने 7 कमरा है, 2 कमरे हैं ऊपर पोर्शन में ना, नीचे कोई और फैमिली रहती है वो भी रेंट पे है। ये ऊपर ये इसने साथ एक कमरा दिया, चलो अपनी, चलो इसके उस सर पर हाथ रखा है, चलो इसकी बच्ची की, इसके जो खर्चात है वो पूरे करता है, खाना ही खाना है ना जी, वो कर रहा है पूरा। ठीक है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ें रखी गई हैं जिसमें वकील साहब ने भी बड़ी डिटेल के साथ बता दी है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर आपकी सुतेली माँ जो है उसके साथ रब्ता करना हो तो कोई ज़रिया है? पता है आपको कि इस वक्त वो कहाँ पे है? नहीं नहीं, कुछ नहीं पता। कोई पता नहीं है? मतलब आप उसे बचती फिर रही हैं एक हाँ तरह जी से? जी जी हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये आपके मामूजाद भाई ने आपके सर पे हाथ रखा और आपको यहाँ पे रहने के लिए हाँ जगह जी। दी है, ऐसा ही है? हाँ जी। ठीक है। और ये जो वकील साहब आपके केसेस वगैरह लड़ रहे हैं, आप मुतमईन हैं? हाँ जी। ठीक लड़ रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। और आपको ये उम्मीद है कि कोई इंसाफ, और आप कुछ कहना चाहती हैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, हाँ जी। CPO से, क्या कहना चाहती हैं? मुझे घर लैके दे वही घर जो हाँ सुतेली जी, माँ हाँ के पास जी, है? घर चाहिए। और जो आपके वालिद साहब का बकौल आपके कत्ल हुआ है उसके बारे में आप क्या कहती हैं? मतलब इंसाफ चाहिए आपको हाँ जी या क्या इंसाफ, हाँ चाहती जी हैं? हाँ जी इंसाफ चाहिए। उसकी FIR भी आपकी दर्ज नहीं हुई? हाँ जी। उसमें जो आपका पर्चा तो था वो दर्ज नहीं हुआ आपका? नहीं। ठीक है। अच्छा, ज़रा इनको दे। क्या नाम है आपका? जी नज़ाकत अली बाबर। अच्छा जी, नज़ाकत साहब मुझे ये बताएं कि ये कब आपके पास आई हैं, कितना? अरे ये 1 माह हो गया, मेरे भाई उधर गांव में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मामू की बेटी से ऐसा चक्कर है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, आप उसकी गौर से बात सुने। फिर मैंने इनको बुलवाया तो मैंने वकील साहब राना एतजाज़ साहब के पास भेज दिया। तो अब मुझे पता चल रहा है साथ साथ कि ये इसका वालिद को, मामू सदीक को मर्डर भी किया एक्सीडेंट करवा कर, और इसका मकान भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। जी ठीक है। तो अब तक जो भी केस राना साहब लड़ रहे हैं ठीक जा रहा है साहब? जी बिल्कुल ठीक जा रहा है। अभी जो इनकी जो वालदा सुतेली वो हाथ नहीं लग रही, वो भी कहाँ पे हैं? और जो बाकी सारा गैंग आप बता रहे हैं जो बैकअप पे जी है? उनका नंबर है, उनका नंबर है, वो भी पेश होती है थाने, लेकिन उनके साथ लोग ऐसे हैं जो हमें तो उधर कोई पूछगीछ नहीं कर रहे ना कोई। 1-2 दफ़ा मैं भी थाने गया हूँ, हालांकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरा ज़ाती है, ये मामू की बेटी करके मैं जा रहा हूँ, नहीं तो हम इस मामलों में आते ही नहीं, अपनी ड्यूटी से मतलब रखते हैं। लेकिन ये बेचारी बेआसरा है, तो यतीम है। गांव में भी मैंने जाकर पूछा है इनके साथ, वो कहते हैं वाकई ज़्यादती हुई है। तो फिर इसको धमकियाँ देती, उधर थाने बैठे ही धमकियाँ दे रही थी, इसका सामान भी सारा कुछ ले गई, और उन्होंने कहा कि आप जो मर्ज़ी कर लें, वो मकान मेरा है, और उसने जाली बनाया हुआ है। असल में मर्डर का हमें शक बल्कि पक इसलिए होता है कि जो सर्टिफिकेट बनाया है डेथ का, उन पे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का किसी को बताया ही नहीं, कैसे मरा, क्या हुआ, क्या बात। तो हमारी तो तमाम अफसरान बाला से गुजारिश है, और हम 41 अफिसरों के बहुत मशकूर हैं कि जो हम जैसे गरीबों की आवाज़ ईवानों के बड़े आला हकमात तक पहुँचाते हैं। और इस बेचारी की मस्कीननी यतीम है, जो आका सलातो वस्सलाम का फरमान भी है, तो यतीम का हक़ तो नहीं कोई ले सकता, ना मैं ले सकता, ना कोई और ले सकता। तो इसका हक़ दिलवाया जाए और उनसे पूछा जाए उनको कि क्यों इस बेचारी के वालिद को मर्डर कराया और क्यों कब्ज़ा कराया, जो मियाँ अयूब है सरपरस्ती कर रहे हैं। नाज़रीन, ये एक पूरी दास्तान थी जो आपके सामने रखी है, और अब देखना ये है कि हुकाम बाला जो हैं, जिनमें CPO साहब हैं, जिनके मातहत DSP भी हैं, जिनके पास ये मर्डर की एप्लीकेशन मार्क हुई, और उसके बाद वो एक ही ASI के जिसके पास 2 केसेस जो थे वो गए, और वो दोनों उसी ASI के पास चले गए, और बकौल इनके वो ASI जो है वो उस ग्रुप के साथ जो है वो साजबाज है, उनसे पैसे वगैरह ले रखे हैं,
और इनकी फेवर में वो कुछ भी नहीं करना चाहता। तो इन फ्यूचर अगर पटिशन्स की मद में अगर पर्चे के ऑर्डर्स हो भी जाते हैं तो भी तफ्तीश तो बाकी रहेगी, तफ्तीश तो चलती रहेगी, चालान सबमिट होगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। तो उसके बाद अगर दोबारा से FIR दर्ज होने के बावजूद अगर फिर से वही ASI जो है उसी को ये तफ्तीश जो है ये मार्क कर दी जाती है या उसी को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती है कि इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी आपने करना है, तो ऐसी सूरत हाल में वो कैसे गिरफ़्तार करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए पंजाब पुलिस के हुक्काम को और बाकी जो हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया है और बाकी जो हमारी सरकार है, ये केस जो है ये इस नौयत का है कि इसमें जुल्म की एक तवील दास्तान है जो हमने आपके सामने रखी है कि किस तरह से इनकी सौतेली माँ जो है वो इन पर जुल्म करती रही है और फिर इनको बेचा भी जाता रहा। फिर उसके बाद फिर बड़ी मुश्किलात से गुज़रने के बाद ये अब तक यहाँ पे पहुँची हैं और इनका जो मकान था वरासती वो भी जाता रहा इनके हाथ से और अब इनके पास इनके सर के ऊपर छत भी नहीं है। अब आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या ये तमाम तर केसेस जो हैं इनकी मदद से क्या इनको इनका मकान मिल पाता है या नहीं। और दूसरी तरफ जो इनके वालिद साहब का मुबैना तौर पे कत्ल हुआ है, अगर वो एक्सीडेंट भी हुआ था तो उसमें एक्सीडेंट की दफाती शामिल कर दी जाती, लेकिन कुछ ना कुछ किया तो जाता। वो ड्राइवर कहाँ पे गया जिसने ट्रक जो हिट किया था इनके वालिद साहब को, उसका कुछ पता नहीं है। जो इनका डेथ सर्टिफिकेट है इनके वालिद साहब का, वो निकालने वाला एक असलम नामी शख्स है, वो कौन है उसका भी इनको पता नहीं है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी थी जो हमने आपके सामने रखी है। अब हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो तमाम मुल्ज़िमान जो इनका घर उजाड़ने में और इनके साथ बुरा करने में मुलव्वस थे वो पकड़े जाते हैं या नहीं। और एक दूसरा पहलू ये भी है कि जिस शख्स ने इनको तलाक दी थी 2 बेटियों के साथ, उसके ऊपर भी एक दावा किया गया है। वो दावा इन बच्चियों के ख़र्चे का दावा है और इनको तलाक सिर्फ़ इस वजह से हुई कि बेटियां पैदा हो रही हैं, 2 बेटियां हो गई हैं, कहीं तीसरी न पैदा हो जाए, तो इस वजह से इनको तलाक हुई। और ऐसे शख्स को भी एक इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये अब सवाल जो उठता है वो हमारे इंसाफ के निज़ाम पर है, वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर है कि क्या इस औरत को, इस खातून को इंसाफ मिल पाता है या नहीं।